हाय दोस्तों, वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्क। अगेन हम रेनबो 1 लेकर के क्लास 11th का हाजिर हैं। आज हम लोग जो पोएम नंबर 4 करेंगे, हम लोग स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। इसको हम लोग हिंदी में इसको एक्सप्लेन करेंगे, लाइन बाय लाइन करेंगे, वर्ड बाय वर्ड भी करेंगे और हम देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को ख़राब किए हम लोग शुरू करते हैं। ये जो पोएम है दोस्तों, ये लिखा हुआ है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। जैसा कि आप जानते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका का एक जाना माना पोएट है। चलिए हम लोग ज़रा उसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग लाइन बाय लाइन हम लोग आएंगे। किस पर आएंगे? हम लोग आएंगे पोएम पर। तो सबसे पहले हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा बिल्कुल यहाँ से। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये 1874 टू 1963, ये 1874 में पैदा हुए थे और 1963 में इनका देहांत हो गया था। ऑफन कॉल्ड द न्यू इंग्लैंड पोएट, अक्सर बहुत बार इसको न्यू इंग्लैंड पोएट के नाम से जाना जाता है, मतलब न्यू इंग्लैंड पोएट के नाम से जाना जाता है। वॉज बोर्न इन सैन फ्रांसिस्को, इनका जन्म सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। बट मूव्ड एट एन अर्ली एज टू न्यू इंग्लैंड, लेकिन वो चले गए, मूव कर गए, वो शिफ्ट कर गए कहाँ से? न्यू इंग्लैंड, अर्ली एज टू न्यू इंग्लैंड, वो न्यू इंग्लैंड को शिफ्ट कर गए काफ़ी छोटी सी उम्र में, काफ़ी अर्ली सी एज में। ऑन द ईस्ट कोस्ट, जो कि इंग्लैंड में ईस्ट कोस्ट पर क्या है? स्थित है। रिटर्निंग टू द स्टेट्स ही डिवोटेड हिमसेल्फ पोएट्री एंड टीचिंग, कि जब वो लौटे कहाँ? स्टेट्स में वो लौट गए तो उन्हें अपने आप को लगा दिया, डिवोट कर दिया खुद को, है ना, कहाँ? टू द पोएट्री एंड टीचिंग, पोएट्री में और फिर टीचिंग में, वो टीच भी करने लगे, कहीं पढ़ाने भी लगे। ही ऑल्सो वर्कड एज ए न्यूज़पेपर एडिटर, यही नहीं, वो न्यूज़पेपर एडिटर के रूप में भी काम कर चुके थे, अखबार के समाचार पत्र के एडिटर के रूप में। कॉबलर, वो एक मोची का भी काम कर चुके थे, और फाइनली वो एक फार्मर का भी काम कर चुके थे। हिज पोएम्स डिस्क्राइब ऑर्डिनरी पीपल, इनके जो पोएम्स हैं, इनकी जो कविताएं हैं, इनकी जो लेख हैं, वो जनरली ऑर्डिनरी पीपल को क्या करते हैं? जो मामूली से आदमी होते हैं, मामूली से लोग होते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं, उनका वर्णन करते हैं, उनको बयां करते हैं। एंड सिंपल सेटिंग इन ए वेरी सिंपल एंड ल्यूसिड लैंग्वेज एंड सिंपल सेटिंग्स, पीपल एंड सिंपल सेटिंग्स, वो सिंपल पीपल के बारे में, सिंपल लोगों के बारे में और सिंपल सेटिंग्स के बारे में, ज़्यादा हाई फाई समाज के बारे में नहीं, सिंपल सेटिंग्स के बारे में। इन ए वेरी सिंपल एंड लूसिड लैंग्वेज, इन ए वेरी सिंपल, बहुत ही सादे ज़ुबान में, बहुत ही सादे अंदाज में और काफ़ी स्पष्ट लैंग्वेज में, भाषा में, लूसिड मन स्पष्ट लैंग्वेज में इसको क्या करते हैं? बयां करते हैं, वर्णन करते हैं। बट इज़ अपेरेंटली सिंपल थीम्स, लेकिन ये अस्पष्ट रूप जो इनका जो थीम होता है, इनकी जो सिंपल जो सादा जो थीम होती है ना, ऑफन कंटेन कॉम्प्लेक्स मीनिंग्स, बहुत बार ऐसा होता है कि वो थीम तो काफ़ी सादा होता है, उनका विषय तो काफ़ी सादा होता है, लेकिन उसमें जो मीनिंग्स छुपी होती हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, बहुत ही जटिल मीनिंग उसमें छुपा हुआ होता है। आपको बात समझ में आ रही है? ही बियर्स ए क्लोज रिजेम्बलेंस टू वर्ड्सवर्थ, कहता है कि ही बियर्स, वो सहता है, उठाता है काफ़ी क्लोज रिजेम्बलेंस, काफ़ी नज़दीकी, मतलब सिमिलैरिटी, है ना, समरूपता, मतलब ये है कि वो जो हैं वर्ड्सवर्थ के बिल्कुल जैसे हैं, एक जैसे हैं, दोनों में काफ़ी मुशाबहत है, दोनों में काफ़ी एक रूपता है। रिजेम्बलेंस माने होता है दोस्तों एक रूपता, समानता, समरूपता, या उर्दू में हम इसको बोलें तो उसको बोलेंगे मुशाबहत, सिमिलैरिटी। वो वर्ड्सवर्थ में और रॉबर्ट फ्रॉस्ट में काफ़ी गहरी, काफ़ी क्लोज जो है समरूपता है, काफ़ी नज़दीकी जो है मुशाबहत है। ठीक है, किन बातों में मुशाबहत है, किन बातों में समरूपता है, किन बातों में एक रूपता है? इन इज़ लव फॉर नेचर, मतलब प्रकृति के प्रेम के वास्ते, प्रकृति का प्रेम, जितना वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है कि वो प्रकृति के लवर हैं या प्रकृति के पोएम हैं, तो ये भी हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी उनके पीछे नहीं हैं, बिल्कुल बराबर हैं, समरूप हैं, एक जैसे हैं। वो भी नेचर को बहुत प्रेम करते हैं और नेचर से संबंधित उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लिखा है।
हिज वर्क्स इंक्लूड, इनके जो काम हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो लिखे हैं वो क्या लिखे हैं? अ बॉयज़ विल 1913 में इन्होंने लिखा था अ बॉयज़ विल। नॉर्थ बॉस्टन 1914 पर इन्होंने लिखा था नॉर्थ बॉस्टन। और माउंटेन इंटरवल 1916 में लिखा था। न्यू हैम्पशायर 1923 में लिखा था। वेस्ट रनिंग ब्रुक 1928 में लिखा था। एंड फर्दर रेंज 1936 में लिखा था। फ्रॉस्ट वॉन न्यूमरस अवार्ड्स, कहते हैं कि फ्रॉस्ट ने, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, बहुत सारे अवार्ड्स के विजेता हैं, बहुत सारे अवार्ड्स इनने जीते हैं, बहुत सारे इनाम इन लोगों ने जीते हैं। न्यूमरस में होता है बहुत सारे, अनगिनत, इंक्लूडिंग 2 पुलित्ज़र अवार्ड्स। अगर उसमें 2 पुलित्ज़र अवार्ड्स भी क्या हैं? सम्मिलित हैं, शामिल हैं। एंड बाय द टाइम ही डिलीवर्ड हिज पोएम, और उस वक्त तक जब वो अपना पोएम डिलीवर कर चुके थे, लिख चुके थे, द गिफ्ट आउटराइट, उस पोएम का नाम था द गिफ्ट आउटराइट, एट द इनॉग्रेशन ऑफ प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी इन 1961। कब किया था? जब उद्घाटन हो रहा था किसका? ऑफ प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी इन 1961। 1961 में जब जॉन कैनेडी वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, उनके इनॉग्रेशन में, उनका जो उद्घाटन हो रहा था, तभी उनने इसको डिलीवर किया था। ही हैड अचीव्ड द स्टेटस, और उस उद्घाटन समारोह में ही हैड अचीव्ड, उनने प्राप्त किया था, क्या प्राप्त किया था? द स्टेटस ऑफ अनऑफिशियल पोएट, एक अनौपचारिक कवि का स्टेटस, का दर्जा, का रुतबा, का पद इनको मिला था, इनको दिया गया था। किसमें? अमेरिकन लिटरेचर में। अमेरिकन लॉरिएट, मतलब लॉरिएट में होता है दोस्तों इनाम पाने वाला, इनाम जीतने वाला। तो अमेरिका के एक ऐसे अनऑफिशियल ये पोएट थे, अनऑफिशियल थे, ऑफिशियल नहीं, ऑफिशियली इनको औपचारिक रूप से इनको घोषित नहीं किया गया था, पर अगर देखा जाए तो अनौपचारिक रूप से यही अगर कहा जाए, अगर वो ये इनको राष्ट्रीय कवि भी अगर वहाँ का कहा जाए तो अनौपचारिक रूप से बुरा नहीं होगा। क्लियर है? तो ये आप देख लिए कि ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस तरह के पोएट थे, उनका किस तरह से वर्ड्सवर्थ के साथ नेचर के मामले में, प्रकृति के पोएट के मामले में कितनी समरूपता और एकरूपता थी, उनने कितने कितने पोएम्स लिखे थे। और अमेरिका के अगर कहा जाए तो एक अनऑफिशियली, अगर हम अनौपचारिक रूप से देखें तो वहाँ का राष्ट्रीय अगर पोएट कहा जाए तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ही कहा जा सकता है। तो चलिए अब हम लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड हम लोग इसको शुरू करते हैं। क्लियर? स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, कहता है कि स्टॉपिंग बाय वुड्स, रुकना, ठहरना, है ना, वुड्स बने होता है दोस्तों जंगल, जंगल में रुकना, ठहरना। कब? ऑन ए स्नोवी इवनिंग, एक उस शाम को जब काफ़ी बर्फ़बारी होती है और काफ़ी बर्फ़ से भरा हुआ पूरा जंगल होता है। तो शुरू करते हैं। पहला स्टेंजा है, हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं हुज वुड्स दीज आर, कहते हैं कि किनके ये जंगल हैं। हुज वुड्स, ये जंगल किनके हैं। आई थिंक, मैं समझता हूँ, मैं मानता हूँ कि हम इसको जानते हैं कि ये जंगल किनके हैं। हिज हाउस इज़ इन द विलेज, कहता है कि उनका जो घर है इसी गांव में है। तो यद्यपि, अगरचे, ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, अगरचे वो मुझे नहीं देख रहा है, वो मुझे नहीं देख सकता है, या वो मुझे नहीं देखेगा। विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, मैं यहाँ रुका हुआ हूँ जंगल में, हालांकि वो मुझे नहीं देखेगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये, है ना, ये जंगल किसका है। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, कहता है कि वो उनके जंगल जिनको देखने पर, ये जो जंगल में हम आकर रुके हैं, हम जानते हैं कि ये जंगल किनका है, हम ये समझते हैं, और उनको पता भी नहीं होगा कि हम इस जंगल में आकर ठहरे हैं फ़िलहाल। और इस जंगल को देखकर, टू वॉच हिज वुड्स, उनके जंगल को देखकर, है ना, जो जंगल की फिलअप विद स्नो, पूरी तरह से जो है स्नो से, बर्फ़ से ढका हुआ है। और ये जो ढका हुआ जंगल है बर्फ़ से, उनको तो पता भी नहीं है जिसका ये जंगल की मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। कौन कह रहे हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पकड़ में आ रही है आपको? चलिए हम लोग स्टेंजा नंबर 2 में चलते हैं। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, कहते कि मेरा जो छोटा घोड़ा है, मेरा जो छोटा घोड़ा, उसको पौनी भी बोलते हैं हम लोग, मेरा जो छोटा घोड़ा है, मस्ट थिंक, ज़रूर सोच रहा होगा, इट क्वियर,
मतलब इसको अजीब लग रहा हो, क्वेर मैंने होता है दोस्तों अजीब, इसको बड़ा अजीब लग रहा होगा, पर अजीब है ना, उसको फील कर रहा होगा मेरा घोड़ा। टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, कहते हैं टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस। जो हम यहाँ आकर रुके हैं, हम यहाँ आकर जो रुके हैं इस जंगल में, तो आसपास में करीब में कोई भी फार्म हाउस नहीं है, कोई भी कॉटेज नहीं है, कोई भी हट नहीं है, कोई भी घर नहीं है जहाँ हम रुक सकें। तो मेरा घोड़ा ज़रूर सोच रहा होगा, इसको अजीब फील हो रहा होगा कि यहाँ आकर जो हम लोग रुक गए हैं, कोई घर भी नहीं है, ये जो मेरा मालिक है किस तरह से आकर यहाँ रुक गया है। कोई फार्म हाउस भी, कोई कॉटेज भी, कोई घर भी आसपास में हमको नज़र नहीं आ रहा है। कौन सोच रहा है ये? इसका घोड़ा, छोटा वाला घोड़ा। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, कहते हैं कि हम जो यहाँ रुके हैं ये बिटवीन द वुड्स, जंगलों के बीच में, वुड्स माने जंगल, जंगलों के बीच में, एंड फ्रोज़न लेक, और ये जो लेक है और ये जो आपका झील है ये पूरी तरह से बर्फ़ से फ्रीज़ किया हुआ है, जमा हुआ है। हम इसी के बीच में क्या है, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। कौन? घोड़ा ऐसा सोच रहा है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द एयर, कहते हैं कि ये जो शाम है, ये जो इवनिंग है जब हम आकर यहाँ रुके हैं, ये मुझे लगता है कि सबसे अंधेरी शाम है इस साल का। इस साल का सबसे अंधेरी शाम है। ये सोचना किसका है? छोटे घोड़े का। उनका मानना है कि आखिर हम लोग यहाँ आकर क्यों रुक गए, जहाँ कोई घर भी नहीं है, कॉटेज भी नहीं है, कोई फार्म हाउस भी नहीं है। ऐसा क्यों हुआ कि मेरा मालिक मुझे लाकर यहाँ छोड़ दिया, या फिर यहाँ हम लोग रुक गए। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक। ही किसके लिए आया? वही छोटे घोड़े के लिए। छोटा घोड़ा कह रहा है ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स। हार्नेस बेल्स बोलते हैं दोस्तों जो घोड़े का जीन होता है जिस पर लोग बैठते हैं, उसको बिल्कुल कस करके बांध देते हैं, उसको अंग्रेज़ी में सैडल बोलते हैं, SADDLE। सैडल माने जो जीन जो लगा होता है जिस पर बैठते हैं, उसमें घंटियाँ भी लगी होती हैं, तो वो जो हार्नेस, उसको हम लोग बोलते हैं हार्नेस बेल्स। तो कहता है कि ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक। वो जो घोड़ा होता है छोटा वाला, वो अपने को हिलाता है और उसके जीन में लगा जो छोटी छोटी जो घंटियाँ होती हैं वो बजने लग जाती हैं। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, उसको हिलाता है, शेक माने हिलाना। टू आस्क, क्यों हिलाता है? ये पूछने के लिए, इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, क्या कोई गलती हो गई हमें, क्या कुछ भूल हो गई जो हम आकर यहाँ रुक गए। वो इस चीज़ को, अपने मालिक को हिलाकर इस बात को पूछना चाहता है। कौन? वो छोटा वाला घोड़ा। क्लियर है? तो ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, तो ओनली अदर साउंड, कहता है कि सिर्फ और सिर्फ जो दूसरी आवाज़ आ रही थी, द स्वीप ऑफ इजी विंड, कहता है कि जो इजीली चलने वाली जो हवा थी, जो आसानी से, जो मंद तौर पर जो चल रही थी हवा, इजी विंड, उसकी जो सरसराहट थी, स्वीपिंग थी। वैसे स्वीप मने तो होता है दोस्तों झाड़ू लगाना होता है, स्वीप मने होता है उड़ा ले जाना होता है, जैसे धूल को हवा उड़ा ले जाती है, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना कि क्लीन स्वीप हो गया। ऑस्ट्रेलिया इंडिया में अगर मैच हुआ तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का क्लीन स्वीप कर दिया, मतलब पूरा उसको आउट कर दिया, उसको हम लोग स्वीप बोलते हैं, मतलब पूरी तरह उड़ा ले जाना। वैसे स्वीप मने झाड़ू देना भी होता है, और अगर देखा जाए तो स्वीप मने होता है हवा के सरसराहट को भी हम लोग स्वीप कहते हैं, और स्वीप मने झाड़ना भी होता है। तो द ओनली अदर साउंड द स्वीप ऑफ इजी विंड, कहते हैं कि जो मध्यम रूप से, इजी तरीके से, आसान तरीके से जो हवा चल रही है, ये उसी की एक सरसराहट है, उसी की एक मध्यम सी गति है ना, वही आवाज़ हमको सुनाई दे रही है, सिर्फ वही हवा। ठीक है? एंड डाउनी फ्लैग, और डाउनी में जो नीचे गिरता हुआ होता है, डाउनी में नीचे गिरना, तो हम लोग इसको कह सकते हैं सॉफ्ट, तो जो नीचे गिरता है ना। डाउनी फ्लैग, फ्लैग माने होता है दोस्तों, हम लोग फ्लैग कह सकते हैं एक तरह का अपरत या तह, या इसको पपड़ी बोलते हैं हम लोग। जैसे हम लोग कॉर्न फ्लेक्स खाते हैं, कॉर्न फ्लेक्स माने तह, पतरी, छोटा जो तह होता है, बिस्किट या ब्रेड का जो तह होता है उसको हम फ्लेक्स कह सकते हैं, है ना। लेकिन फ्लेक्स माने होता है बर्फ़ का टुकड़ा भी होता है। तो यहाँ जो इसका मीनिंग होगा, चूँकि पूरा का पूरा जंगल जो है बर्फ़ से ढका हुआ है, तो यहाँ फ्लेक्स का मतलब बर्फ़ का टुकड़ा ही होगा और दूसरा कुछ नहीं होगा। ऑफ इजी विंड, हवा के सरसराहट की आवाज़ आ रही होती है, घंटी के बेल के अलावा। एंड डाउनी फ्लैक्स, और वो जो सॉफ्ट
जो गिरता हुआ जो फ्लेक्स है, जो पपड़ी है, जो बर्फ़ का टुकड़ा है, उसके अलावा और हवा के अलावा और घंटी की आवाज़ के अलावा जो घोड़े की जीन में लगा हुआ है, जिसको घोड़ा हिल करके बजा रहा है, इसके अलावा और उस जगह, उस फॉरेस्ट में, उस जंगल में जो पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ है और भी कोई आवाज़ वहाँ हमको सुनाई नहीं देता है। तो ये हुआ आपका थर्ड पैराग्राफ ख़त्म, थर्ड स्टेंजा ख़त्म हो गया। हम लोग फाइनल और फोर्थ स्टेंजा के बारे में बात करते हैं। ये जो स्टेंजा है दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है, इसका मीनिंग भी एक्सप्लेनेशन के लिए आता है। तो कई लोग इसको कई तरह से डिफरेंट वे में इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो कितने तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम उसको आपको बता देते हैं। तो फोर्थ स्टेंजा कह रहा है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। कहते जंगल जो हैं काफ़ी लवली हैं, काफ़ी प्यारे हैं, डार्क हैं, काफ़ी अंधेरा है, घना है और डीप बहुत दूर तक फैला हुआ है, इसमें बहुत गहराई है, बहुत गहरा जंगल है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मेरे पास है ना बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो मैंने किए हैं, उसको पूरा करना है। प्रोमिसेस मैंने वादे, टू कीप मैंने होता वादा का पूरा करना, वादा को रखना। तो जितने भी हमने वादे किए हैं उन वादों को हमको क्या करना है, उनको पूरा करना है। कहते हैं कि जंगल हालांकि बहुत प्यारे हैं, गहरे हैं, घने हैं, लेकिन हमको अपने वादे क्या करने हैं, पूरा करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। कहता मुझे माइल्स, हमें कोसों दूर माइल्स हमको जाना है, उससे पहले कि मैं सो जाऊं, मुझे नींद आ जाए, उससे पहले कि मुझे नींद आ जाए, मुझे माइल्स जाना है, बहुत दूर जाना है। एंड अगेन जो अगला लाइन बोल रहा है, चौथा लाइन, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये जो दो लाइन्स हैं सिमिलर हैं, दो लाइन्स को इन्हें रिपीट किया हुआ है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। मुझे माइल्स जाना है, दूर दूर जाना है, बहुत दूर जाना है, इससे पहले कि मैं सो जाऊं, इससे पहले कि मुझे नींद आ जाए। तो कहते हैं कि जंगल बहुत घना है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, लेकिन मेरे पास वादे भी हैं जिनको मैंने पूरा करना है। लेकिन जब तक ये मेरे वादे पूरे नहीं होते मैं सोऊंगा नहीं, मैं अपने धुन का पक्का हूँ, मुझे जितना चलना पड़े मैं माइल्स तक जाऊँगा, मुझे अपने वादा पूरा करना है। एक तो मीनिंग इसका ये हुआ। दूसरा मीनिंग इसका ये भी है कि ये जो दुनिया है दोस्तों, ये जो दुनिया का जंगल है बहुत प्यारा है, बहुत डार्क है, बहुत डीप है, बहुत खूबसूरत है, यहाँ की रंगीनियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन इंसान के पास कुछ वादे हैं, कुछ वादे उनको निभाने हैं अपने फैमिली के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति। कैसे वो वादे हैं, अगर ये उन वादों को जल्दी पूरा नहीं करता तो फिर क्या होगा कि एक दिन उनको मौत आ जानी है। इससे पहले कि वो सो जाए, मौत की नींद सो जाए, वो गहरी नींद सो जाए, फिर न कभी जगने के लिए, उससे पहले वो कह रहा है कि मुझे मेरे वादे पूरा करने दो, मुझे फ़र्ज़ अदा कर लेने दो, इससे पहले कि मुझे मौत आ जाए, इससे पहले कि मैं हमेशा के लिए सो जाऊं, मुझे मेरे वादों को पूरा करना है। मुझे मेरे जितने मैंने फैमिली के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने प्यारे और नियर और डियर वंस के प्रति जो भी हमारे कर्तव्य हैं उसको पूरा करना है। तब जाकर, चूँकि ये पूरा करने में मुझे लंबा जाना पड़ेगा, मीलों मुझे भागना पड़ेगा, इससे पहले कि मुझे नींद आ जाए, मुझे मौत आ जाए, तो मैं मौत से पहले ये सारा ड्यूटीज़, ये सारा कर्तव्य मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यही बात है। ये इसका एक और मीनिंग इस तरह से हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये मौत वाला जो मीनिंग है ये ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा सटीक है। तो चलिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ही ब्यूटीफुली ये जो 4 स्टेंजा का जो पोएम है बहुत ही ब्यूटीफुली इसको एक्सप्लेन किया है। आपको कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय, टेक केयर।